अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साकी फिज़िक्स अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन को डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि साइंस क्या होता है। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस एक सोच है, एक फ़िक्र है जिसमें हम सच और झूठ में फ़र्क, तजर्बा और मुशाहिदा यानी ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट दोनों की बेस पर कर सकते हैं। यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको इंसानी अकल तस्लीम नहीं करती। अगर इंसानी अकल उसको तस्लीम नहीं करेगी तो वो साइंस नहीं कहलाएगी। जब भी कोई चीज़ साइंस के ज़मरे में आती है तो उसे इंसानी अकल तस्लीम करती है, एक्सेप्ट करती है, तो उसके बाद वो साइंस कहलाती है। तो इसलिए कहते हैं कि द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ नॉन एज ए साइंस। यानी वो इल्म जो मुशाहदात और तजर्बात दोनों से मिलकर बनता है वो साइंस कहलाता है। तो साइंस का लफ्ज़ लिटन वर्ड शैंटिया से मखूज़ है जिसका मफहूम नॉलेज यानी इल्म है। तो उसके बाद हमारे पास है नेचुरल फ़िलोसफी। यानी नेचुरल फ़िलोसफी क्या होता है। तो नेचुरल फ़िलोसफी को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जैसे अगर हम अफलातून के दौर की बात करें, अरस्तू के दौर की बात करें, तो उन लोगों ने सोचा होगा कि सूरज से रोशनी निकलती है तो हम तक कैसे आती होगी। एक इंसान बोलता है तो ये आवाज़ प्रोड्यूस कैसे होती होगी और इसकी आवाज़ दूसरे इंसान तक कैसे पहुंचती होगी। एक पौधा है, ज़मीन में बीज बोते हैं, वो उगता है, दिन ब दिन कैसे बढ़ता होगा। तो उन्होंने कुदरत को, नेचर को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। तो उन्होंने कुछ इल्म इकट्ठा किया, कुछ नॉलेज इकट्ठा किया जिसे नेचुरल फ़िलोसफी का नाम दिया गया। यानी द फिलोसफी ऑफ नेचर आर यूनिवर्स इज़ कॉल्ड नेचुरल फ़िलोसफी। या इसकी एक और भी डेफिनेशन है जिसमें नॉट अनटिल 18th सेंचुरी द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट वर स्टडीड अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट नॉन एज नेचुरल फ़िलोसफी। यानी 18वीं सदी से पहले मादी इज्साम के मुख्तलिफ पहलुओं का जो मुताला था उसे किसका नाम दिया गया, नेचुरल फ़िलोसफी का। लेकिन जो जो वक़्त गुज़रता गया, जैसे जैसे टाइम पास होता गया, लोगों की इंटरेस्ट बढ़ती गई। जैसे अगर हम बात करें बू अली सीना की, अल बरूनी की, इब्नुल हैसम की, जाबिर बिन हयान की, गैलीलियो की और आइज़ैक न्यूटन जैसे अजीम साइंसदानों की, तो उन्होंने बहुत कोशिश की, एफर्ट के बाद कुछ नॉलेज इकट्ठा किया और इससे महसूस हुआ कि अब बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा हो गया है और इसे अब मज़ीद ब्रांचेस में डिवाइड किया जाए। तो नेचुरल फ़िलोसफी को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया, बायोलॉजिकल साइंसेस और फिज़िकल साइंसेस। तो बायोलॉजिकल साइंसेस क्या है और फिज़िकल साइंसेस क्या है। तो द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स यानी ज़िंदा अशिया का जो मुताला होगा वो हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेस में आएगा। और द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स यानी बेजान अशिया का जो मुताला होगा वो हमारे पास फिज़िकल साइंसेस में आएगा। यानी बायोलॉजिकल साइंसेस द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड फिज़िकल साइंसेस द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग इज़ कॉल्ड फिज़िकल साइंसेस। अगर हम बायोलॉजिकल साइंसेस की एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास बायोलॉजी यानी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज़ नॉन एज बायोलॉजी। उसके बाद अगर हम बात करें ज़ूलॉजी की, बॉटनी की, तो ये सारी की सारी एग्जाम्पलें हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेस की। और उसके बाद हमारे पास है फिज़िकल साइंसेस। तो फिज़िकल साइंसेस में अगर हम बात करें तो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी है और जियोलॉजी। यानी जिस सब्जेक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं वो बाज़ाते खुद एक फ़िज़िकल साइंसेस में आता है। तो अगर हम बात करें जब बायोलॉजिकल साइंसेस और फिज़िकल साइंसेस दोनों आपस में मिलती है, इकट्ठी होती हैं, तो हमारे पास बनता है फंडामेंटल
साइंसेज यानी फंडामेंटल साइंसेज क्या होता है, यानी जब बायोलॉजिकल साइंसेज और फिजिकल साइंसेज दोनों आपस में कंबाइन होंगी तो हमारे पास कहलाएगा फंडामेंटल साइंसेज। तो फंडामेंटल साइंसेज को भी आगे मज़ीद फ्रंटियर्स में, मज़ीद बाउंड्रीज में डिवाइड किया गया, जिसमें हमारे पास 3 हैं। वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, यानी बहुत बड़ी दुनिया, जैसे यूनिवर्स खुद सेल्फ है, यानी इट सेल्फ, यानी यूनिवर्स बहुत बड़ी है, इसको हम डिस्कस इसमें करते हैं। उसके बाद वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी छोटी से छोटी चीज़, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, न्यूरॉन्स वगैरह वगैरह, ये हमारे पास क्या है, वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल में आ जाते हैं। उसके बाद है वर्ड ऑफ मिडल साइज थिंग, यानी दरमियानी चीज़, जैसे मॉलिक्यूल से लेकर अर्थ तक की जो स्टडी होती है वो वर्ड ऑफ मिडल साइज थिंग्स में आ जाती है। तो अगर हम बात करें फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स मैटर और एनर्जी, यानी मादा और एनर्जी दोनों से मिलकर बनता है। तो मैटर की अगर बात करें तो मैटर को आगे मज़ीद क्लासीफाइज किया जाता है ब्रांचेस में, जैसे सॉलिड आ गया, लिक्विड आ गया, गैस आ गया और प्लाज्मा आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी को भी आगे मज़ीद कैटेगरी में तकसीम किया जाता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी मज़ीद इसकी ब्रांचेज हैं जिसको आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर हम फिज़िक्स को देखें तो ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, ये तजर्बात से साबित शुदा साइंस है। अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आप देखते हैं तो हम सिर्फ बात करते हैं फंक्शंस की, जैसे लंग्स का फंक्शन, हार्ट का फंक्शन, किडनी का फंक्शन, स्टोमिक का फंक्शन, इसमें सिर्फ हम फंक्शन को डिस्कस करते हैं, एक्सपेरिमेंटल उसे प्रूव नहीं करते। लेकिन जब हम बात करेंगे फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स तजर्बात से साबित शुदा है। जैसे अगर हम बात करें न्यूटन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ की, न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, कूलम्स लॉ की बात करें, तो ये सब के सब क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। तो एक्सपेरिमेंट की जो जान होती है वो हमारे पास होती है मेजरमेंट, इसलिए जो हमारे पास चैप्टर है वो है मेजरमेंट। तो आगे हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स, यानी फिज़िक्स की कौन कौन सी ब्रांचेज है जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास न्यूक्लियर फिज़िक्स है, पार्टिकल फिज़िक्स है, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स है और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है। तो न्यूक्लियर फिज़िक्स क्या होती है, यानी द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, यानी प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में, ये सारी की सारी फिज़िक्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद पार्टिकल्स और न्यूक्लियस के टूटने और दोबारा बनने के बारे में हमें डिटेल देगी। उसके बाद पार्टिकल फिज़िक्स, तो अगर हम बात करें तो अब तकरीबन 100 से ज़्यादा पार्टिकल्स दरियाफ़त हो चुके हैं, वो आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, यानी जिसमें हमारे पास पाइजोन्स आ जाता है, मिजोन्स आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये हमारे पास किस में है, पार्टिकल फिज़िक्स में। यानी अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ विच मैटर इज़ कंपोज्ड, यानी जितने पार्टिकल से मिलकर मैटर बना है, मादा बना है, उसकी हम जो ब्रांच डिस्कस करेंगे वो पार्टिकल फिज़िक्स होगी। तो थर्ड हमारे पास है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, यानी इसमें हम सॉलिड की, ठोस चीज़ों की स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टीज़ दोनों को डिस्कस करेंगे, यानी द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ इज ऑफ सॉलिड इज़ नॉन एज ए सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। और फोर्थ वाली हमारे पास है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, यानी इसमें अगर कोई बॉडी अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी, यानी द वेलोसिटी ऑफ बॉडी अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट जो होगी उसको हम डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है। तो इसके अलावा भी फिज़िक्स की बहुत सी ब्रांचेज हैं, जिसमें मैकेनिक्स है, हीट है, साउंड है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, जियो फिज़िक्स है, प्लाज्मा फिज़िक्स है, एटॉमिक फ़िज़िक्स है। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये चंद एक डिस्कस करने थे। उसके बाद फिज़िक्स के कुछ इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ हैं,
जिसमें हमारे पास बायो फिज़िक्स आ जाती है, बायो केमिस्ट्री आ जाती है, बायो जियोग्राफी आ जाती है, बायो और एस्ट्रोनॉमी वगैरह आ जाती है, मेडिकल फिज़िक्स आ जाती है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स हैं। तो यहाँ पर हमने जो पढ़ा यहाँ तक, तो फिज़िक्स का इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के डेवलपमेंट में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में क्या किरदार है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट MCQs आता है, द कंप्यूटर चिप इज़ मेड अप ऑफ। कंप्यूटर की जो चिप होती है वो किससे बनी होती है? सिलिकॉन से। तो सिलिकॉन कहाँ से आता है? सैंड से। तो अक्सर ये भी बन सकता है सिलिकॉन इज़ ओबिटेन फ्रॉम, यानी किस से निकलेगा? सैंड से। और कंप्यूटर चिप किस से बनी होगी? सिलिकॉन से मिलकर बनती है। और उसके बाद ये भी अक्सर पूछा जाता है ब्रांच विद डीज विद एटॉमिक न्यूक्लियाई। जो एटॉमिक न्यूक्लियाई को सिर्फ डिस्कस करेगी वो हमारे पास थी न्यूक्लियर फिजिक्स। और अगर अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ विच मैटर कंपोज्ड होंगे या अल्टीमेट पार्टिकल्स की बात होगी तो वो पार्टिकल फिजिक्स में आ जाता है। तो ये आज हमारे पास वीडियो थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।